सिखाया तगड़ा सबक। अब भतीजे आकाश आनंद को भी दिया तगड़ा झटका। मायावती के एक ऐलान से मचा यूपी में सियासी हड़कंप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी है, उस राज्य में उनकी पार्टी भले ही आखिरी सांसें गिन रही हो, लेकिन मायावती के तेवर कम नहीं हुए हैं। अपनी पार्टी को लेकर वो आज भी उसी तरह से सख्त है जैसे कभी मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ करती थी, और उनके एक आदेश पर बड़े से बड़े अफसर भी कांपने लगते थे। यही वजह है कि जिस भतीजे आकाश आनंद को कभी मायावती का उत्तराधिकारी बताया जाता था, अब उन्हीं पर मायावती का गुस्सा फूट गया और उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। कांचीराम ने 14 अप्रैल 1984 को जिस बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना की थी, उस बीएसपी की कमान उनकी शिष्या मायावती संभाल रही है और उसी बीएसपी के दम पर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन मोदी और योगी के आने के बाद जैसे जैसे उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है, उनके भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा नेता हैं और अपने जोशीले भाषण की वजह से अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन लगता है मायावती को अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है और उन्हें फिलहाल अभी बीएसपी की कमान नहीं सौंपना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। 16 फरवरी को किए गए ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया, बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कांचीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट है, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते नाते आदि महत्वहीन यानी बहुजन हित सर्वोपरि है। इसी क्रम में कांचीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। 69 साल की मायावती ने एक बात तो साफ कर दी कि वो आखिरी सांस तक बीएसपी से जुड़ी रहेंगी, और रह गया सवाल उनके उत्तराधिकारी का, तो इस बारे में मायावती ने साफ कर दिया कि कांचीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी होगा जब वो कांचीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन और दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। मायावती ने इस बयान के साथ ही साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी वही होगा जो पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेगा। उनका ये बयान देखकर ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मायावती की ओर से तय किए गए पैमाने पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें पार्टी की कमान नहीं सौंपी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि अपने भतीजे को तगड़ा झटका देने वाली मायावती इससे पहले आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ भी तगड़ा एक्शन ले चुकी हैं। उन्हें तो पार्टी के खिलाफ गुटबाजी करने के आरोप में बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि मायावती के लिए बीएसपी से बढ़कर कुछ नहीं है। बात पार्टी की आएगी तो वो रिश्तेदारों को भी सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। मायावती के इस सख्त तेवर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़े जाते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए आकाश आनंद के तेज तर्रार भाषण के साथ। जिस तरीके से मेरा पेपर लीक हो गया था, ऐसे ही इस बारी तुम्हारा वोट लीक हो गया। अब तुम नहीं जीत पाओगे। साथियों, आज देश की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आज 30% पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार घूम रहा है। आज 3 में से 1 युवा बेरोजगार है, और ये नहीं कि ये बेरोजगार ये इनके पास नौकरियां नहीं है कि आपको दे पाए। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जो ये चाहे तो कल भर के आप सबको रोजगार दे सकते हैं। परंतु साथियों,
इन लोगों की नीयत नहीं है, ये लोग चाहते नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल गया तो आप अपने संवैधानिक हक के आधार पर आरक्षण के लिए भी मांग कर सकते हैं। साथियों, 2016 से नौकरी नहीं दी है मेरे भाई, 2014 से किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। ये लोग 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करे थे तुम सबसे, कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला। तुम्हें पता है, न्यूज़पेपर भी आजकल बेशर्मों की तरह ये खबरें छाप रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी आजकल ऐसी खबरें चल रही हैं, मैं एक पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों को मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 17 लाख से ज्यादा बच्चे मात्र 3,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। और ये 3,000 नौकरियां कोई पढ़े लिखे नौकरियों नहीं, कोई बड़ी अफसर की पोजीशन नहीं थी, ये प्यून की नौकरी थी। और इसके लिए पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जैसे यहां पढ़े लिखे भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप ही बताइए, आपने अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि वो प्यून की नौकरी करेगा? बताइए साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप देश को चलाने का काम करोगे, आप आईएएस अफसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनोगे। साथियों, अगर आपने यहां पे हाथी को जिताकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो यह हमारा आपसे वादा है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से हर एक गरीब बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा यहां पे एक बड़ी नौकरी पर बैठा होगा। परंतु साथियों, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात माने तो वो रोजगार नहीं दे पाए, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं दिला पाए, तो वो पलट के क्या बोलते हैं हमारे युवा साथियों से कि भाई पकोड़े तलने को भी तो रोजगार कहते हैं। मुझे माफ करना, बोलते वक्त भी शर्म आ रही है। पकोड़े तलने को भी अगर रोजगार कहते हैं, तो अगर ये गलती से सत्ता में दोबारा आ गए तो कटोरा थमा के बोलेंगे भीख मांगने को भी रोजगार कहते हैं। तो अगर आपको भिखारी नहीं बनना, अगर आपको पढ़ा लिखा एक इंजीनियर, एक इज्जतदार नौकरी करनी है, तो साथियों समय आ गया है। ये जो कमल का फूल खिला है, आप सब जानते हैं कमल का फूल कहां खिलता है? साथियों, ये इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना रखा है। समय आ गया है, इस कमल के फूल को उखाड़कर, जलाकर फेंक दीजिए और अपने भारत को दोबारा से एक तरक्की की और प्रगति की ओर ले चलिए। साथियों, जब हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए ये कमल के फूल वाले, जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो ये आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हम आपको मुफ्त में राशन दे देंगे। अब बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर, इतनी मेहनत कर कर भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे हमें। अब आप ही बताइए साथियों कि ये कोई गर्व की बात है कि 140 करोड़ की भारत की जनता में अगर 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त की राशन की स्कीम में डाल दिया, तो ये कोई गर्व की बात है? बताइए, 80 करोड़ जनता को बना दिया ना भिखारी और गरीब, गलत है? साथियों, जब ये आपसे ये बोले ना कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है, तो इनसे पूछिएगा तुम कितने अनपढ़ हो सकते हो कि तुम ऐसी बात पे गर्व कर रहे हो, ऐसी बात का प्रचार कर रहे हो जिससे हम सबको, पूरे दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। साथियों, अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं,
इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं। आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों, बताइए। 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए। अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए। 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं, ठीक है। तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना। अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। भाई अब बताइए,